नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आपने भी RACIT एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था और दोस्तों यदि आपका भी एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक आ चुका है, लेकिन दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए दोस्तों आप चाहते हो कि मुझे RACIT एग्ज़ाम के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पता चल पाएँ जिनके आने का चांस आपके एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा हो। तो दोस्तों मैं आपकी अब चाहत को पूरा करने वाला हूं और इस वीडियो के अंदर RACIT की 35 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया हूं जो कि दोस्तों आपके पेपर में जरूर छपेंगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूं। दोस्तों तो आप देख सकते हैं हमारे इस पेपर के अंदर जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसमें कहा गया है कि MS वर्ड में टेक्स्ट डाटा या नंबर को किस ऑप्शन के द्वारा आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है। यानी कि दोस्तों MS वर्ड के अंदर आपको कोई एक डाटा लिखना है, जैसे कि आप ABCD लिख रहे हो या फिर आप नंबर लिख रहे हो 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में जमाना है यानी कि लिखना है। तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों आप MS वर्ड के अंदर एक शॉर्ट नाम का ऑप्शन होता है, उसका उपयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि डाटा जो है या फिर नंबर हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसी के आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब दूसरा प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। यानी कि दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर है उसकी एक लिमिटेशन होती है, वो आपको बतानी है। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर की अलग अलग रैम होती है और अधिक हम रैम देंगे तो कंप्यूटर की स्पीड है वो भी बढ़ जाएगी। यानी कि ये सीमा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों, ये सीमा नहीं है। इस प्रकार से इसको रोंग कर देंगे। एक्यूरेसी दोस्तों, एक्यूरेसी भी कंप्यूटर की अलग अलग लेवल की अलग अलग होती है। जैसे कि दोस्तों अधिक रोम अधिक रैम देंगे या अधिक हार्ड डिस्क देंगे तो उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो ये भी दोस्तों क्या है, सीमा नहीं है। और उसी के साथ दोस्तों हार्ड वर्क, हम कंप्यूटर पर अलग अलग प्रकार की जो वेबसाइट है वो चला सकते हैं, यानी कि दोस्तों उसको हार्ड वर्क करा सकते हैं। यानी कि ये भी क्या है, उसकी सीमा नहीं है। दोस्तों अब ऑप्शन नंबर है इंटेलिजेंस डी। ठीक है दोस्तों, इंटेलिजेंस कंप्यूटर की नहीं होती है। दोस्तों जो हम कंप्यूटर के अंदर कमांड देंगे उसी प्रकार से दोस्तों कंप्यूटर है वो हमें आउटपुट देगा। इसलिए दोस्तों कंप्यूटर बिना किसी इनपुट दिए आउटपुट नहीं देता। यानी कि दोस्तों इंटेलिजेंस क्या है, वो एक कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये क्या है, एक लिमिटेशन है कंप्यूटर की। तो दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि का अभाव है वो कंप्यूटर में होता है। तो दोस्तों इसी के आगे आप देखिए हमारे पास में अब तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि दोस्तों आपको सही ऑप्शन बताना है। तो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसमें आपको कहा है कि एक जो किलोबाइट होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। और दोस्तों एक जो मेगाबाइट होता है वो दोस्तों 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये भी आपको बात है वो याद रखनी है। तो इस प्रकार से निम्नलिखित में से सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। यानी कि 1 किलो बाइट क्या है, 1024 बाइट्स के बराबर है। बाकी दोस्तों तीनों की तीनों ऑप्शन क्या हैं, वो गलत हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में चौथा प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दूसरी जनरेशन में पेश की गई हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन सी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है टोटल। और दोस्तों आपसे पूछा है कि जो दूसरी जनरेशन है यानी कि दूसरी पीढ़ी है उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है वो कौन सी आई थी। तो दोस्तों दूसरी जनरेशन के अंदर जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है वो आई थी C और C++। यानी कि दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे चौथे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कंप्यूटर के अंदर बेसिक कंप्यूटर के अलावा जो यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है उनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना है वो भारत सरकार द्वारा यहाँ पर चलाई गई थी अगस्त 2014 में। ठीक है, अगस्त 2014 के अंदर ये योजना चलाई गई थी। तो इस प्रकार से पांचवें का करेक्ट आंसर क्या है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में छठा प्रश्न आता है, विंडोज 10 में कौन सा वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से बदल दिया गया है। यानी कि दोस्तों विंडोज 10 के अंदर पहले वो जो वेब ब्राउजर था उसका नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, और दोस्तों अब ये वेब ब्राउजर है उसका नाम चेंज कर दिया गया है। दोस्तों इसका अब नाम रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एज। क्या नाम रखा है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी कि छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब सातवां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि MS एक्सेल में एक अलग शीट पर स्थित
सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि MS एक्सेल होता क्या है। दोस्तों MS एक्सेल क्या है, एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और दोस्तों MS एक्सेल के अंदर क्या बनती है, शीट बनती है। क्या बनती है दोस्तों, शीट बनती है। मैं आपको बताता हूँ कि शीट किस प्रकार से बनती है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास में एक शीट है और दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, एक दूसरी शीट है। आप इमेजिन कर सकते हैं ये हमारे पास में पहली शीट और ये हमारे पास में दूसरी शीट। दोस्तों शीट के अंदर क्या होता है, सेल बनी होती है। क्या बनी होती है, सेल बनी होती है। दोस्तों मानते हैं कि दूसरी शीट है, उसकी ये वाली सेल है और दोस्तों इस सेल के अंदर कोई डाटा पड़ा है। हमें दूसरी शीट से पहली शीट के अंदर ये वाली सेल को लाना है, यानी दोस्तों इसका डाटा पहली सेल के अंदर लाना है। तो दोस्तों वो जो प्रोसेस होगी उसे हम कहेंगे रेफरेंसिंग। इसमें आपको कहा गया है कि अलग शीट पर स्थित सेल से डाटा प्राप्त करने को क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों कहते हैं रेफरेंसिंग। यानी कि 7वें का जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में 8वां प्रश्न आता है। इसमें पूछा गया है कि भामाशाह योजना की पहल राजस्थान में कब की गई थी। तो दोस्तों आपको बताना है कि भामाशाह योजना राजस्थान में कब आई। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भामाशाह योजना है वो आई थी सन 2008 में। तो इस प्रकार से 8वां करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान सरकार ने किस माध्यम से नागरिकों को सभी विभागों की सेवाओं तक पहुंच को सरल बनाने के लिए एक पहल की है। तो दोस्तों राजस्थान सरकार ने जितने भी यहाँ पर राजस्थान के नागरिक हैं उनको यहाँ पर सभी विभागों की जितनी भी सेवाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उन तक यहाँ पर पहुँचाने के लिए एक ऐप का निर्माण किया है जिसका नाम है सिंगल लॉगिन इंटरफेस। और दोस्तों आजकल लोग इसे कहते हैं SSO यानी कि सिंगल साइन ओपन। और दोस्तों ये क्या है, एक बहुत बड़ा ऐप है। इसके माध्यम से कोई भी छात्र अपनी ई-मित्रा की फीस भर सकता है, यूनिवर्सिटी की फीस भर सकता है, अपनी स्कॉलरशिप पा सकता है। और दोस्तों किसान है वो ऋण पा सकते हैं, जो भी मुआवजा वगैरह होता है वो ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों सभी योजनाओं का लाभ SSO से आपको घर बैठे मिलेगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, सभी सेवाओं तक पहुँच को सरल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। तो इस प्रकार से 9वें का जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 10वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पूरी दुनिया में 2 प्रकार के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पहला हमारे पास में है एंड्रॉयड और दूसरा है iOS। क्या दोस्तों, पहला है एंड्रॉयड और दूसरा है iOS। और दोस्तों आप मेरी जो वीडियो देख रहे हो उनमें से अधिकतर विद्यार्थियों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल होगा और दोस्तों उसके अंदर एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दोस्तों जो iOS मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे एप्पल के मोबाइल बनते हैं जो कि कम ही लोगों के पास होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एंड्रॉयड दिया हुआ है, तो ये क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर 10वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब 11वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे FAT यानी कि दोस्तों फैट की फुल फॉर्म पूछी है, यानी कि फैट का पूरा नाम पूछा है। तो दोस्तों आपसे यहाँ पर RSCT एग्जाम के अंदर 1 या 2 फुल फॉर्म पूछी जाएगी और साथ ही 1 या 2 शॉर्टकट की भी पूछी जाएगी। तो इसलिए आप शॉर्टकट कीज और फुल फॉर्म दोनों याद कर लेना। फिलहाल फैट की जो फुल फॉर्म है वो है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या दोस्तों, फाइल एलोकेशन टेबल क्या है, फैट की फुल फॉर्म है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 12वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको सबसे पहले समझना होगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि आप अभी जो मेरी वीडियो है वो कंप्यूटर से देख रहे हो। और दोस्तों कंप्यूटर में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, आप सबने देखा ही होगा। दोस्तों ये जो मॉनिटर है वो क्या है, ये एक प्रकार का कंप्यूटर हार्डवेयर है। और दोस्तों हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं जिसे आप छू सकते हो, जैसे कि आप मॉनिटर को छू सकते हो, वो क्या है, हार्डवेयर है। और दोस्तों सॉफ्टवेयर वो है जिसे आप छू नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यूट्यूब जो आपका चल रहा है मॉनिटर के अंदर, वो क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, आप यूट्यूब को छू नहीं सकते हो। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके यूट्यूब और आपके मॉनिटर के बीच में जो कार्य कर रहा है, यानी कि जो बीच की कड़ी है, उसे दोस्तों कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोस्तों दोनों के जो कार्य है उनको आपस में संलग्न करता है और दोस्तों एक बैलेंस बनाता है। तो इस प्रकार से 12वें का जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच। कि देखिए दोस्तों हमारे पास में अब 13वां प्रश्न आता है। 13वें प्रश्न में आपको कहा गया है कि जो टेक्स्ट और पेज के बॉटम में प्रिंट होता है
उसे क्या कहते हैं? दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आप सबसे पहले इस प्रश्न को समझिए। देखिए दोस्तों, आप क्या कर रहे हो, आपके पास में कंप्यूटर है और आप कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड चला के बैठे हो। दोस्तों, आपके जो MS वर्ड के अंदर जो पेज होगा, ये जैसे कि हमारे पास में कोई एक पेज है, ठीक है ना? तो पेज के जो बॉटम में प्रिंट होता है उसे क्या कहते हो? यानी कि पेज का जो निचला हिस्सा है ये वाला, वो जो दोस्तों जो चीज़ होगी उसे आप क्या कहोगे? उसे आप कहोगे, क्या कहोगे? फुटर। क्या कहोगे दोस्तों? फुटर। और जो पेज के ऊपर वाली चीज़ है जो आपकी प्रिंट होगी उसे आप कहोगे हेडर। क्या कहोगे दोस्तों? हेडर। तो इस प्रकार से जो पेज के बॉटम में प्रिंट होती है उसे आप कहोगे फुटर। यानी कि 13वें का करेक्ट आंसर क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में 14वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कंप्यूटर के अंदर दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके डिवाइस में कोई ना कोई एक ऐप है। ठीक है दोस्तों, क्या है? कोई ना कोई एक ऐप है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि आपके डिवाइस में कोई एक क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि मैं आपको मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बता चुका हूँ, एंड्रॉयड। वैसे ही दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे आप कहते हो विंडोज़। ठीक है दोस्तों, विंडोज़ 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये क्या है? हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, इस प्रश्न में पूछा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि विंडोज़ क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से ये वाला क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। वहीं दोस्तों, फोटोशॉप, पेज मेकर, नोटपैड, ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? करेक्ट होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ये आपसे प्रश्न में पूछा है। दोस्तों, तो इसी के आगे आप देख सकते हैं, हमारे पास में अब 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर जो है वो आकार के आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे कि मिनी कंप्यूटर होता है, नोटबुक कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। लेकिन दोस्तों, मैक्स फ्रेम नाम का कोई भी कंप्यूटर नहीं होता। तो इस प्रकार से ये क्या है? कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो 15वें का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, तो इसी के आगे आप देख सकते हैं, हमारे पास में अब 16वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कंप्यूटर के अंदर दो तरह के डिवाइस होते हैं। पहला आउटपुट डिवाइस और दूसरा इनपुट डिवाइस। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पहचानने की एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। दोस्तों, वह डिवाइस जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो उस डिवाइस को बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। और वहीं दोस्तों, वह डिवाइस जिसे आप इंफॉर्मेशन देते हो उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस। मैं आपको उदाहरण द्वारा बताता हूँ। देखिए, हमारे पास में कंप्यूटर के अंदर एक कीबोर्ड होता है, आप सबने देखा ही होगा, जिसमें बटन लगे होते हैं। और दोस्तों, आप इन बटनों को प्रेस करते हो जिससे कीबोर्ड के मॉनिटर पर जो सूचनाएं हैं वो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों, आपने सूचना किसको दी है? कीबोर्ड को दी है। और मैंने कहा था जिसे आप सूचना दो, यानी कि जिसे आप इंफॉर्मेशन दो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इनपुट डिवाइस। क्या कहलाता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस। और वहीं जिससे आप इंफॉर्मेशन लेते हो, जैसे कि मॉनिटर है, वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि आप जो देख रहे हो ना, वो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। तो ये क्या है? हमारे पास में एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपको पता चल गया होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मध्य जो डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जिससे आप इंफॉर्मेशन लोगे वो आउटपुट डिवाइस होगा। तो यहाँ पर जो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है वो है प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर एक डिवाइस है जो कि आउटपुट डिवाइस है। तो 16वें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और दोस्तों, सॉफ्टवेयर क्या है? ना तो ये इनपुट है और ना ही आउटपुट है। और स्कैनर क्या है दोस्तों? स्कैनर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि दोस्तों कोई आप पेज है वो स्कैन करते हो, यानी कि आपने इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, दी है जब इनपुट डिवाइस है। और वहीं दोस्तों, टैब क्या है? कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इस प्रकार से 16वें का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब 17वां प्रश्न आता है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों, ये पका पकाया प्रश्न है, RCIT एग्जाम का आपसे ये प्रश्न जरूर पूछेंगे कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। दोस्तों, सबसे जो तेज कंप्यूटर है वो पूरी दुनिया में है सुपर कंप्यूटर। तो इस प्रकार से 17वें का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 18वां प्रश्न पूछा गया है। इसमें आपको कहा गया है कि MS वर्ड में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप में फॉर्मेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, वो जो हमारे पास में MS वर्ड के अंदर ऑप्शन है, उस ऑप्शन का नाम है स्टाइल ऑप्शन। इसमें आप क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट को
ऑटोमेटिक रूप में फॉर्मेट कर सकते हो। दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि MS एक्सेल के अंदर शीट बनती है, उसी प्रकार से दोस्तों MS वर्ड के अंदर क्या बनती है, डॉक्यूमेंट बनती है। ये आपको बात याद होनी चाहिए। तो इस प्रकार से 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्टाइल ऑप्शन। दोस्तों इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 19वां प्रश्न आता है, प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है। तो दोस्तों आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। दोस्तों तो इस प्रश्न के अंदर आपसे पूछा है कि जो प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता है उसे आप किस में मापते हो। तो दोस्तों आप प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता मापते हो DPI में। किस में मापते हो, DPI यानी कि डॉट्स पर इंच। ये क्या है, प्रिंटर उत्पादन की गुणवत्ता की इकाई है। और दोस्तों वहीं बिट्स पर सेकंड किसकी इकाई है, ये दोस्तों इंटरनेट की गुणवत्ता मापने की इकाई है। यानी कि इंटरनेट कैसा चल रहा है इसकी आपको इकाई मिलेगी बिट्स पर सेकंड। और वहीं प्रिंटर की क्या है, DPI है। तो इस प्रकार से 19वें का बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है SSO बनाते समय। दोस्तों मैंने आपको कहा था सिंगल साइन ऑन क्या होती है, SSO की फुल फॉर्म होती है जहां पर राजस्थान के सभी नागरिक राजस्थान सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ वो ले सकते हैं। तो देखिए प्रश्न है, SSO बनाते समय सत्यापन किसके द्वारा किया जाता है। यानी कि आपको वेरिफिकेशन करना है, यानी कि लॉगिन करना है। दोस्तों आपको लॉगिन करना है तो आपको 1 टाइम पासवर्ड देना होगा, यानी कि दोस्तों आपको OTP देनी होगी। और मैंने आपको कहा था आपकी फुल फॉर्म का एक प्रश्न आएगा तो OTP क्या है, एक बढ़िया फुल फॉर्म में आ सकती है आपके एग्जाम में। तो इस प्रकार से सत्यापन जो है वो OTP के द्वारा किया जाता है। और वहीं दोस्तों बायोमेट्रिक सिस्टम आजकल बहुत चला है, यानी कि एक प्रकार का डब्बा होगा, डब्बे के अंदर आपको अंगूठा लगाना होगा और यदि वो अंगूठा आपका है तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी SSO ID बन जाएगी, यानी कि लॉगिन हो जाओगे आप। तो यानी कि उपरोक्त सभी है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों क्या है, वेरिफिकेशन के उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20वें